नमस्कार, मैं मयंक मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। अभी तक लोक प्रशासन की क्लास में हमने थिंकर्स को पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार टेलर ने पहली बार वैज्ञानिक प्रबंधवाद को दिया, साथ ही फेयोल के सिद्धांत को पढ़ा कि किस प्रकार एक संगठन होना चाहिए और आदेश की एकता क्या होती है। साथ ही हमने मैरी पार्कर फोलेट को पढ़ा, जहां से मानवीय संबंध की शुरुआत एक तरह से मानी जा सकती है। लेकिन ये जो मानवीय संबंध है, इसकी पूरी तरह से शुरुआत अगर हम कहें तो एल्टन मेयो से माना जाता है। एल्टन मेयो ने मानव संबंधों पर बहुत जोर दिया। इसी कारण से मानव संबंधी सिद्धांत के पिता कहे जाते हैं एल्टन मेयो। तो आइए आज समझते हैं कि एल्टन मेयो ने अपने सिद्धांत को कैसे विकसित किया और किस प्रकार अपने सिद्धांत को दिया। तो समझते हैं एल्टन मेयो को। तो हम अगर आपके 3 मार्क्स में अगर आ जाए एल्टन मेयो के विषय में लिखने को, तो आप ये जरूर लिखिएगा कि जो मानवीय संबंधों पर आधारित सिद्धांत है, उसकी नींव रखने वाले एल्टन मेयो थे। एल्टन मेयो ने पहली बार मानव के सामाजिक और आर्थिक और उसके भावनात्मक संबंधों को देखा। इसके पहले के जो विचारक थे, जिसमें टेलर और फेयोल आते हैं, उन्होंने मानव को एक आर्थिक मानव बना दिया। आर्थिक मानव का मतलब मशीन की तरह से मनुष्य को देखा कि अगर उसको पैसे देते हो, अगर ज्यादा इंसेंटिव देते हो, तो वो उतना ही उत्पादन करेगा। उसकी कुछ सामाजिक इच्छाएं होती हैं। आपको पता है कि जो मनुष्य है वो सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के कारण उसकी सामाजिक जुड़ाव की इच्छा होती है। उसके पास भावनाएं हैं, वो एक दूसरे से सहयोग चाहता है, एक दूसरे से संवाद चाहता है। लेकिन जब हम मनुष्य को एक आर्थिक मनुष्य बना देंगे तो उत्पादन में वो वृद्धि नहीं होगी। एल्टन मेयो ने अपने सिद्धांत को इसी आधार पर बनाया कि मनुष्य को देखो, और इसी कारण उनको मानवीय संबंधों का पिता कहा जाता है। साथ ही देखिए, इनका सिद्धांत हाथोड़ प्रयोगों पर आधारित था। हाथोड़ अमेरिका में एक जगह है, एक प्लांट है, जहां पर ये प्रयोग किए गए, और इनके 4 प्रयोग थे जिनको हाथोड़ प्रयोग कहा जाता है। और ये जो प्रयोग हुए वो 1924 से लेकर 1932 तक हुए। 1932 तक हुए। हालांकि 1923 में उन्होंने एक और प्रयोग किया था, उसकी बात मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, और वहां पर देखा गया कि एक जो विभाग है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। एल्टन मेयो ने जब उसका अध्ययन किया तो देखा कि जो श्रमिक हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको पर्याप्त विश्राम नहीं दिया जा रहा है। अगर उनको पर्याप्त विश्राम दिया जाए तो वो कार्य को करने में और जोश दिखाएंगे और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। तो 1923 में एक प्रयोग हुआ, लेकिन एल्टन मेयो का ज्यादातर जो प्रयोग है वो हाथोड़ प्रयोग है। और हाथोड़ प्रयोग पे डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है कि हाथोड़ प्रयोगों के चरणों को समझाइए। हो सकता है ये 5 मार्क्स में आ जाए, या हो सकता है आपके 11 मार्क्स में देखने को मिले कि हाथोड़ प्रयोग क्या है। अब आप इसको समझिएगा कि जो हाथोड़ प्रयोग है उनमें 4 प्रयोग आते हैं। एक है रोशनी का प्रयोग, एक है रिले असेंबली टेस्ट रूम, तीसरा है साक्षात्कार कार्यक्रम, और चौथा है बैंक वायरिंग अवलोकन कक्ष। और इन्हीं 4 प्रयोगों के आधार पर एल्टन मेयो मानव संबंधी सिद्धांत को विकसित करेंगे। तो अगर प्रश्न आ जाए हाथोड़ प्रयोगों के चरणों को समझाइए, तो आप ऐसे इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते हैं कि एल्टन मेयो के द्वारा हाथोड़ प्लांट पर प्रयोग किया। हाथोड़ प्लांट अमेरिका में एक प्लांट है, और मानव संबंधों का सिद्धांत दिया। इसमें 4 प्रयोग सम्मिलित हैं, और ये चारों के नाम, अगर 5 मार्क्स में आता है तो चारों के नाम लिख लीजिए, और अगर 11 मार्क्स में आता है तो थोड़ा इसकी डिटेलिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो, पहला प्रयोग है रोशनी के प्रयोग। रोशनी मतलब प्रकाश का प्रयोग। एल्टन मेयो ने 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप नियंत्रित ग्रुप था, कंट्रोल्ड ग्रुप था, जिस पर प्रयोग नहीं करना है वो ग्रुप नियंत्रित कहलाया। और दूसरा ग्रुप जो था जिस पर प्रयोग करना था, यानी प्रयोगात्मक ग्रुप। और यह देखा गया कि प्रयोगात्मक समूह पर प्रकाश को कम और अधिक किया गया, यानी कभी प्रकाश को कम कर दिया गया और कभी प्रकाश को बढ़ा दिया गया, यह देखने के लिए कि प्रकाश का जो प्रभाव है वो एक मनुष्य पर किस प्रकार कार्य करता है। लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं आया। तो एल्टन मेयो ने कहा कि प्रकाश संबंधी अगर घटाने बढ़ाने से उत्पादकता में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और अगर उत्पादकता तो इस कारण से बढ़ी है
क्योंकि जो सुपरवाइजर हैं वो उनको देख रहे थे, जो प्रयोगात्मक समूह था उस पर सुपरवाइजर देख रहे थे। अच्छा, अगर हम किसी को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो कार्य अच्छे से करता है। इसको हम हाथोर्न प्रभाव भी कहते हैं और मनोविज्ञान में भी इस प्रभाव का असर पड़ता है। जैसे आप किसी को देख रहे हो तो अपनी टाई सही करेगा, अपने बाल सही करेगा, जब उसको लगेगा कि उसको कोई देख रहा है। तो बाद में आगे चल करके साइकोलॉजी में इसको हाथोर्न प्रभाव, हाथोर्न इफेक्ट कहा गया कि जब आपको लगता है कि आपको कोई देख रहा है तो आपकी जो गतिविधियां हैं उनमें परिवर्तन आ जाता है। तो पहला प्रयोग उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं था, लेकिन दूसरे प्रयोग में प्रभाव दिखने लगा। तो एल्टन म्योन ने दूसरा जो प्रयोग है उसको रिले असेंबली टेस्ट रूम कहा जाता है। अब इसमें और कारक जोड़ दिए गए कि जैसे इसमें सिर्फ प्रकाश कारक था, लेकिन इस दूसरे प्रयोग में और कारक जोड़े गए, जैसे काम के घंटे में कमी। अगर कोई आपसे 10 घंटे काम करा रहा है, काम के घंटे को 8 घंटे कर दो, उत्पादकता बढ़ जाएगी। साथ ही आराम का समय मिलना चाहिए, यानी लगातार अगर आप काम कर रहे हो तो आपकी मानसिक स्थिति काम के प्रति सही से नहीं रहेगी, आपका मन उचट जाएगा। तो आपको एक प्रॉपर आराम की व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही जलपान की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो। और जब ये सारे कारक सम्मिलित किए गए इस प्रयोग में तो देखा गया कि उत्पादन में वृद्धि हुआ, यानी उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। यानी कि दूसरे प्रयोग में एल्टन म्योन ने देख लिया कि अगर हम एक श्रमिक को सिर्फ श्रमिक न माने, उसके भावनाओं को भी देखें, उसके काम करने के स्तर को देखें कि उसको किस समय आराम की जरूरत है, उसकी जरूरत के हिसाब से उसको आराम दें और साथ में उसके जलपान की व्यवस्था करें, तो निश्चित तौर पे उत्पादकता बढ़ेगी। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहां पर तीसरा साक्षात्कार कार्यक्रम, और इसमें साक्षात्कार लिए गए, इंटरव्यू लिए गए और उनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए जो कि कुछ अनौपचारिक सवाल भी थे, जैसे आपका सुपरवाइजर कैसा है, आपका प्रबंधक कैसा है, और उन सवालों के आधार पर सुधार किए गए और इससे भी देखा गया कि उत्पादकता में वृद्धि हुई है। एक व्यक्ति की कहानी है जो वहां श्रमिक के रूप में काम कर रहा था, उसको अपने सुपरवाइजर का चेहरा ही पसंद नहीं था। तो जब उसने कहा तो रिजल्ट ये आया कि भाई उत्पादक को अपना एटीट्यूड बदलना होगा, क्योंकि इसमें सुपरवाइजर की कोई गलती ही नहीं है। तो जब उसके नजरिए को बदला सुपरवाइजर ने, अपने नजरिए को, तो धीरे धीरे जो सुपरवाइजर है और जो वर्कर है उसके बीच में सामंजस्य हो गया और उत्पादकता में वृद्धि हुई। तो साक्षात्कार के द्वारा कमियों को निकाला गया और उन कमियों को दूर किया गया और इससे उत्पादकता में वृद्धि हुई। चौथा प्रयोग बैंक वायरिंग व अवलोकन कक्ष। इसमें एल्टन म्योन ने देखा कि कुछ अनौपचारिक संगठन बन जाएं। एक संगठन होता है जिसको हम औपचारिक कहते हैं, इसको ध्यान समझिएगा। औपचारिक एक संगठन होता है जिसमें औपचारिक संगठन कहते हैं, जिसकी बात हेनरी फ्योल ने किया था, याद करिए। और अगर आपने हेनरी फ्योल नहीं पढ़ा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां हेनरी फ्योल का लेक्चर है। तो वहां एक औपचारिक संगठन की बात होती है, जैसे एक टॉप है, टॉप लेवल पे एक अधिकारी बैठा हुआ है, फिर उसके नीचे अधीनस्थ है उसका, फिर उसके नीचे अधीनस्थ है, फिर उसके नीचे अधीनस्थ है। तो ये कैसा है? औपचारिक है, फॉर्मल है। लेकिन संगठन अनौपचारिक होने चाहिए, यानी कि उस संगठन से हट करके उस संगठन की बातें करने वाले लोग हो जाए। इसको हम ग्रेप वाइन भी कहते हैं, यानी कि 6 लोग इकट्ठा हो गए एक जगह और कंपनी की अच्छाइयां और बुराइयों की बातें कर रहे हैं। तो जैसे प्रेशर कुकर जो है भाप को बाहर निकाल देता है और उससे आपका वो फटता नहीं है कुकर। तो अगर आप आलोचनाएं भी कर रहे हैं बाहर बैठ करके, तो कहीं ना कहीं आप अपने दबी हुई, जो आपको दबाया गया है, इच्छाएं जो दबी हुई हैं वो बाहर निकल जाएंगी और उत्पादकता बढ़ेगी। तो अनौपचारिक संगठन होने चाहिए। अब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो सहयोग चाहता है, संवाद चाहता है। इससे बातचीत बढ़ेगा, तालमेल बढ़ेगा, दोस्ती बढ़ेगी। अनौपचारिक समूह होने से बहुत सारे लाभ होंगे और निश्चित तौर पे आपकी उत्पादकता में वृद्धि होगी। तो एल्टन म्योन ने कहा कि भैया अनौपचारिक संगठन बन जाए तो उत्पादन बढ़ जाता है। इस प्रयोग से उन्होंने ये पाया और उपरोक्त प्रयोगों के आधार पर ही एल्टन म्योन ने मानव संबंधी सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत की। अब अगर प्रश्न आए कि मानव संबंधी सिद्धांत क्या है, या प्रश्न आए कि हाथोर्न अध्ययन का परिणाम क्या निकला, तो हम इसको इस तरीके से ड्राफ्ट कर सकते हैं कि हाथोर्न प्रयोगों से निम्नलिखित परिणाम सामने आए जिससे मानव संबंध का सिद्धांत आया। श्रमिकों को अपनेपन की आवश्यकता होती है। आप ये समझिए
कि जो ह्यूमन है वो आपका एसेट्स भी हो सकता है, आपकी लाइबिलिटी भी हो सकता है, आपका की सबसे बड़ी पूंजी हो सकता है या आपका सबसे बड़ा बोझ हो सकता है। लेकिन जब उसको पूंजी की तरह इस्तेमाल करना है तो हमको उसकी आवश्यकताओं को समझना होगा, उसको अपनेपन की भावना फील करानी होगी। और जब भी हम किसी संस्था में अपनेपन की भावना जोड़ते हैं तो निश्चित तौर पे उस संस्था की उन्नति होती है। इसीलिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी। ये नहीं कि हम मानव को सिर्फ पैसे दे रहे हैं और काम ले रहे हैं। यानी मनुष्य का मशीनीकरण नहीं होना चाहिए, उसके भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, उसको अपनापन मिलना चाहिए। तो पहला पॉइंट अगर आपको लिखना हो कि क्या निकला, तो श्रमिकों को अपनेपन की आवश्यकता होती है, उन्हें अपनापन दिया जाना चाहिए। साथ ही कार्य समूह के साथ पूरा किया जाता है। कोई एक व्यक्ति कार्य पूरा नहीं करता है, कार्य हमेशा समूह से होता है। एक व्यक्ति की बहुत सारी सीमाएं हैं, उसकी शारीरिक सीमाएं हैं, उसकी मानसिक सीमाएं हैं, और कोई एक आदमी अगर सुपीरियर बन के कहे कि नहीं मैंने किया है, तो यह गलत है। जितने भी लोग हैं समूह के सदस्य, उन सबको मैं की भावना छोड़कर हम की भावना होनी चाहिए, क्योंकि कार्य समूह के द्वारा हुआ है। तो यह ध्यान रखिए, कार्य समूह के साथ पूरा किया जाता है, अकेले नहीं पूरा किया जाता है। इसलिए मैं की भावना को त्यागना पड़ेगा ताकि अपनेपन का विकास हो सके, हम की भावना विकसित हो सके। तीसरी बात अगर हम कहें कि सामाजिक मांगों के अनुसार वातावरण होना चाहिए। हमने कहा कि सामाजिक मनुष्य है और सामाजिक मनुष्य की भावनाएं होती हैं, तो उसको भावनात्मक सपोर्ट मिलना चाहिए, उसकी जो सामाजिक मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। अगले लेक्चर में हम मैस्लो की नीड हायरार्की को पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि किस प्रकार मनुष्य की इच्छाएं मनुष्य को अब प्रेरित करती हैं और एक के बाद एक इच्छाएं पूरी होती जाती हैं, तो मनुष्य आगे बढ़ता जाता है। तो सामाजिक मांगों के अनुसार वातावरण होना चाहिए। साथ ही श्रमिकों को साथ सहयोग और संवाद की आवश्यकता होती है। भाई वो कोई मशीन तो है नहीं कि आप पैसे दे रहे हो और चुपचाप काम कर रहे हैं, नहीं, उनका साथ दीजिए, उनका सहयोग दीजिए, संवाद करने के लिए छूट दीजिए। इसीलिए तो अनौपचारिक समूह बन रहा है। इसीलिए तो हमने यहां लिख दिया कि अनौपचारिक संगठन का विकास होना चाहिए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर ही एल्टन मेयो को मानव संबंध सिद्धांत का पिता कहा जाता है। तो इसके पहले के जो विचारक थे वो कहीं ना कहीं आर्थिक मनुष्य की बात करते थे, यानी मनुष्य को पैसे दो और वो काम करेगा। एल्टन मेयो ऐसे विचारक के रूप में उभर के सामने आए जिन्होंने मानव संबंधी विचार दिया, यानी मनुष्य के संबंधों को भी समझा, उसके सामाजिक मांग को समझा, उसके भावनात्मक मांग को समझा और अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इस प्रकार इस लेक्चर में आज इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में आपके अपने चैनल पर। नमस्कार।